हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपी पीसीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है और ये आपका टेस्ट नंबर 8 है। और ये आपको फुल टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये GS वाले सेक्शन को भी कवर किया गया है और उसके साथ साथ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है या प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसमें कोशिश यही रहा जा रहा है कि जिस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है, जो अपडेटेड करंट अफेयर है उसे पहले कराया जाए। तो इस सीरीज में ये जो टेस्ट है आपका 8वां टेस्ट है और इसमें जो है अप्रैल 2025 के करंट अफेयर और GS वाले सेक्शन को प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें जिससे कि आप लोगों का जो गोल है उसे अचीव करने में आप लोगों को मदद मिले। बाकी अगर हम लोग थोड़ी सी भी मदद आपके एग्ज़ाम में या फिर से आपका जो टारगेट है उसमें कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर से करंट अफेयर के माध्यम से या फिर जो भी PDF प्रोवाइड कराया जाता है उसके माध्यम से अगर आपके तैयारी में थोड़ी बहुत मदद, अगर थोड़ी सी भी मदद मिल रही तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है। बाकी इसमें हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और इसे देखिए, आपके जो यूपी PCS एग्जाम है जैसे RO में हम लोगों ने लग के प्रैक्टिस सेट करा था 10 दिन पहले तक, इसमें भी 10 दिन पहले तक जो प्रैक्टिस सेट है सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए जाएंगे। और अब तक जो दृष्टि IAS के प्रैक्टिस सेट आए हैं वो पूरे कवर कर लिए गए हैं और आपका जो DIS का ये 8वां टेस्ट चल रहा है। इसके बाद जो अब तक टेस्ट आए हैं, आगे जो आएंगे जैसे आएंगे वैसे होते रहेंगे। बाकी इसके जो टेस्ट हो चुके हैं, जो 1-2 बच्चे हैं वो करा करके उसके बाद फिर संस्कृत IAS या GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। आप लोग कौन सा टेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 8 है उसको करेंगे। ये आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसमें देखिए कुछ पुरास्थल दिए गए हैं और प्राप्ति सामग्री दी गई है। किस पुरास्थल से किसकी प्राप्ति से सामग्री की प्राप्ति हुई है उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर दमदमा की, दमदमा से क्या प्राप्त हुआ था? दमदमा से एक समाधि में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को साथ में दफनाए जाने का जो साक्ष्य वो दमदमा से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि सामूहिक जो समाधान प्राप्त हुआ है, सामूहिक जो सभाग्रह प्राप्त हुआ है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, या सामूहिक रूप से दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये आपका दमदमा है। एक ही समाधि में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सामूहिक जो दफनाए जाने का साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। बात करें अगर महादहा की, यहाँ हड्डियों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। जैसे पहले क्या था कि पत्थर से निर्मित किया जाता था, ठीक है, जो आपके हथियार हैं उनका निर्माण किया जाता था पत्थरों से। आगे चल करके बहुत से ऐसे स्थल हैं, बहुत से ऐसे हड़प्पाई स्थल हैं जहाँ से हड्डियों के जो औजार हैं, जो हथियारों पाए गए हैं, उसमें से महदहा एक है जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बागौर की अगर हम बात करें, बागौर यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, बागौर से प्राप्त हुआ है पशुपालन का साक्ष्य। संगनकल्ली की बात करें, संगनकल्लू यहाँ से राख के टीले पाए गए हैं जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे बड़े स्तर पे पशुओं का पालन किया जाता था। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा 2143, 2143। ठीक, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का मूल नाम फ्रीमैन थॉमस था? माउंटबेटन, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर रीडिंग? इसका मूल नाम था फ्रीमैन थॉमस। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड विलिंगटन का मूल नाम फ्रीमैन थॉमस था। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, जो विलिंगटन है इसके प्रथम मार्क्वेस ने, जिन्होंने 1931 से 1936 के दौरान अर्ल ऑफ विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के नाम से इसे भारत का वायसराय बना करके भारत में भेजा था, इसे पहले फ्रीमैन थॉमस के नाम से जाना जाता था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, भीमराव अम्बेडकर या फिर नारायण गुरु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला या हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वारा दलित उद्धार के लिए, जो हरिजन वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और इसी का नाम आगे चल करके हरिजन सेवक संघ पड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने इसका पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, कोल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह, इन सभी को क्रम से लगाना है।
ये जो विद्रोह हुए इनको क्रम से लगाना है। बात करें अगर कुकी विद्रोह की, कुकी विद्रोह कब हुआ था? यह जो है 1840 से लेकर के 1872 ईस्वी तक चलता रहा। कुका विद्रोह की बात करें, कुका विद्रोह कब हुआ था? एक सेकेंड, कुकी विद्रोह जो है जी 1817 में हुआ था यार, कुकी कुका में कंफ्यूजन। देखिए कुकी विद्रोह की बात करें 1817 से लेकर के 1819 तक चला था, ठीक। कुका आंदोलन की बात करें, कुका आंदोलन 1840 से लेकर के 1872 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह की बात करें, यह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था यह 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्रम से आपको लगाना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3-2-4-1, 3-2-4-1, ठीक। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कुका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 में। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। कुकी विद्रोह 1917-1919 में हुआ था, ठीक है। ये आपका 1917-1919 है, 1917-1919 है कुकी विद्रोह, ठीक। कुकी विद्रोह जो है 1917 से 1919 के बीच में हुआ था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। दोस्तों देखिए आज जैसा कि आप टीचर्स डे है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो आपके पेड ग्रुप हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें छूट दी गई है, भारी छूट दी गई है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये 1 डे ऑफर है, केवल आज के लिए है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने की इच्छुक हैं, वो कर सकते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ज्वाइन करने की कोई भी मतलब वो एक पाबंदी या फिर से दबाव नहीं है। वो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। बस यहाँ पे और उसमें यही फ़र्क है कि वहाँ पे सब आपको डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा और सारे प्रैक्टिस सेट एक ही बार प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप जब चाहें जैसे चाहें प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा वैसे ही आप कर पाएंगे, ठीक है। बस यही अंतर है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसा आप लोगों को सही लगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर या फिर लॉर्ड हॉलवेल किसको अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को, यह बंगाल का पहला गवर्नर था और उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इसे ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव ही होगा। अगर ये पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का कौन अग्रगामी था, तो वो भी आपका क्लाइव ही होगा। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा यह बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अर्थात इसमें कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे विकल्प सही हैं। सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। बौद्ध साहित्य जो है इसको त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और भारत में जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। चारों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप के संबंध में सही है? इसके ऊपर छत्र रहता था, इसके चारों ओर वेदिकाएं होती थी, इसमें गर्भगृह होता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसके बारे में ऑप्शन है पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो स्तूप में गर्भगृह नहीं होता था, ठीक है। जैसे ये स्तूप हो गया, ये स्तूप में जैसे कोई राजा हो गया या फिर कोई महान संत हो गए, जैसे महात्मा बुद्ध, इनके जो अवशेष हैं, जैसे शारीरिक जो अवशेष हैं, नहीं तो फिर इनके द्वारा जो उपभोग की गई वस्तुएं हैं उनको दफना करके स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे उसको दफना करके इसके चारों तरफ जो है वेदिकाएं बनाई जाती थी, स्तूप के चारों तरफ वेदिकाएं ऐसे बनती थी, ठीक है। और ऊपर जो है एक स्तूप जो छत्र होता था, ऊपर एक छत्र होता था, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन गर्भगृह का इसमें अभाव पाया जाता था, गर्भगृह नहीं होता था। गर्भगृह किस में बनता है? गर्भगृह का निर्माण मंदिरों में किया जाता है, ठीक है। मंदिरों में गर्भगृह का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और तीसरा आपका गलत है, तीसरा जो है गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया था? कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर किसके द्वारा बसाया गया था? जहांगीर ने, ललितादित्य मुक्तापीड ने, जैनुल आबिदीन ने या फिर हर्षवर्धन ने? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितादित्य मुक्तापीर। इसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया था, ललितादित्य मुक्तापीर ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ललितादित्य मुक्तापीर की अगर हम बात करें, इसका जो शासनकाल है 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और यह कश्मीर में कारकोट वंश का शासक था। यह एक शक्तिशाली शासक था और ये विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी था। इसी के द्वारा कश्मीर में झेलम नदी के पास परिहासपुर नामक जो नगर है इसका स्थापना कराया गया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, इसको परिहासपुर को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। और ये भी पूछ लेता है कि ये जो परिहासपुर नगर है जिसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीर ने करवाया था, यह किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह कारकोट वंश का शासक था, ये भी याद रखिएगा, कारकोट वंश का शासक था। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, मगनलाल गांधी और बाल गंगाधर तिलक या फिर महादेव देसाई। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगनलाल गांधी। मगनलाल गांधी के संदर्भ में या फिर इनकी मृत्यु के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और उसकी अगर हम बात करें, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पास करना, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्रिप्स मिशन कब आया था? बात करें अगर क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स मिशन जो है, देखिए इसमें जो है आपका क्रिप्स मिशन यह कब आया था? उन्नीस में क्रिप्स मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव जो पास किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, यह 1940 में किया गया था। और ये भी अगर मान लीजिए डेट पूछ ले तो 23 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? बात करें अगर अगस्त प्रस्ताव की तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, देखिए 3 घटनाएं इसमें 1940 की हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया गया था 25 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, ऑप्शन डी। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों को तथा रणजीत सिंह को साम्राज्य के बीच सीमा माना गया। सतलज नदी जो है यह अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच सीमा माना गया। अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके, इसलिए एक अंग्रेजी सेना वहां पे तैनात की गई। सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अमृतसर की संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, न कि अमृतसर में। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर पाए। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी सही है। अमृतसर नहीं, क्या है यह आपका लुधियाना है। लुधियाना, ठीक, ऑप्शन सी सही है। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम के लेखक कौन है? रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, पूरन चंद जोशी। पूरन चंद जोशी। देखिए 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, यह जो है पूरन चंद जोशी द्वारा रचित है या फिर इनके द्वारा लिखा गया था इसे। ठीक है, किस परियोजना पर स्थित बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता था? किस परियोजना पर स्थित बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन, हीराकुंड या फिर भाखड़ा नांगल। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा मयूराक्षी। ठीक है, मयूराक्षी, ऑप्शन ए इसका सही है, मयूराक्षी, जिसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है। मेजजोन नामक स्थान पर बांध बनाया गया है और इसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। इसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन इसमें से आपको बताना है कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोराइड, HFC हो गया, CFC हो गया, सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी इसका सही है। आयनमंडल में किस परत को केनली हेविसाइड परत कहा जाता है? आयनमंडल में किस परत को केनली हेविसाइड परत कहते हैं? ई परत, डी परत, F परत या फिर F2 परत? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई परत को केनली हेविसाइड परत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन डी सही है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ पे है? ट्रैफिक का मुख्यालय है कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज में, ठीक है। जो आपका ट्रैफिक है इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता पाई जाती है। पंजाबी पाकिस्तानी और आधिकारिक भाषा है, पंजाबी पाकिस्तानी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में जो नस्लीय विविधता है, जाति विविधता है, वो अधिक पाई जाती है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है उर्दू, और इसमें क्या कह रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जो कि गलत है। पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है, ठीक है, और अधिकांश लोग बोलने में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है अपोजिट लिखा है, ठीक। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है, लेकिन बोलने में ज़्यादातर लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। सी सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया था, राष्ट्रीय पशु को बाघ घोषित किया, राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? देखिए, बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था कब? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होगा, इसे घोषित किया गया था 2010 में, 2010 में, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे, जो मतलब जो गंगा डॉल्फिन है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसे कब घोषित किया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी जो डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, उसे घोषित किया गया था, और इसे जो है 2009 में घोषित किया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय पशु को बाघ, मतलब बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होगा, इसकी घोषणा की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा में जो पाई जाती है डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन होगी, इसकी घोषणा 2009 में की गई थी। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। इसका जो सही आंसर है 1432, 1432 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। खाद्य जल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है, सरल होता है, न जटिल न सरल या कि समान? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, खाद्य जाल जो है या खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए घास हो गया, ठीक है, घास हो गया, घास को खा लिया आपका हिरन, ठीक है, हिरण को खा लिया बाघ या फिर शेर, ठीक है, ये आपका हो गया खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल की अगर हम बात करें तो ये आपका घास हो गया, घास को ये हिरन भी खा रहा है, घास को जो टिड्डी है ये भी खा रही है, ठीक, टिड्डी भी घास को खा रही है। हिरन की अगर हम बात करें, इसे बाघ भी खा रहा है, शेर भी खा रहा है, अन्य जो जानवर हैं, ठीक है, वो भी हिरन को खा रहे हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर मतलब जो कह सकते हैं कि एक ही जो जीव है या फिर इसे चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उस पर जब एक से अधिक लोग निर्भर होते हैं, बहुत से लोगों द्वारा मिल करके यह एक फूड जाल का निर्माण करता है, ठीक है। तो खाद्य जाल जो है वो बहुत जटिल होता है खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा। खाद्य श्रृंखला एक श्रृंखला में चलता है, जबकि खाद्य जाल एक पूरी तरह एक चेन बना देता है, ठीक है, पूरी तरह एक चेन बना देता है, ठीक, खाद्य का मतलब जो भोजन है फूड वेब का। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, खाद्य जाल जो है यह क्या है? यह खाद्य श्रृंखला से जटिल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर असम? सूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा यह पूर्ण रूप से हिमालयी राज्य हैं, ठीक है, यह पूर्ण रूप से हिमालयी राज्य हैं, सही आंसर इसका सी है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, बोरी नदी भीमा की सहायक नदी है, मूसी नदी गोदावरी की सहायक नदी है और सिलेरू साबरी की सहायक नदी है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मूसी की अगर हम बात करें, मूसी किसकी नदी है? मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी जो है गोदावरी की नहीं बल्कि मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, तो सी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही है। मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, बोरी भीमा की सहायक नदी है, सिलेरू साबरी की सहायक नदी है। ठीक, ऑप्शन सी इसका गलत है, बाकी विकल्प सही। निम्न झीलों में से कौन सी हिमालय निर्मित झील है? पुर के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। डिडवाना झील, समताल झील, रूपकुंड झील और पंचभद्रा झील। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, इसमें पूछा क्या हिमालय निर्मित झील, तो जो आपका समताल झील है और रूपकुंड झील, यह दोनों हिमालय निर्मित झील हैं, दोनों हिमालय निर्मित झील हैं। ठीक है, बाकी हिमालय निर्मित झीलों की अन्य जो उदाहरण हैं वो जैसे राकस ताल हो गया, शांत ताल हो गया, भीम ताल, समताल, रूपकुंड, ये सभी हिमालय निर्मित है। बाकी जो आपका डिडवाना है, डिडवाना हो गया, पचभद्रा हो गया, लूनर हो गया, ये सभी जो है वायु द्वारा निर्मित, ये सभी वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। सही आंसर इसका बी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखिए। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। अलास्का अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। अलास्का अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और कैलिफोर्निया जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। तीनों विकल्प सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। पंचेत सीरीज, चैंपियन सीरीज, रियातो सीरीज और बिजवार सीरीज, इनको सम्मिलित करना है। देखिए इनकी बात करें, पंचेत सीरीज यह कहाँ पे है? यह जो है मुख्य रूप से कोयला के लिए फेमस है। चैंपियन सीरीज में पाया जाता है मुख्य रूप से सोना। रियातो सीरीज किसके लिए प्रसिद्ध है? यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और बिजवार सीरीज बहुमूल्य पत्थर हीरा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही है। सूर्य कलंक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सूर्य कलंक के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए इसका अगर हम बात करें, सूर्य कलंक, इस कलंक का जो तापमान है आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, इसमें सही पूछा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्की। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया था, जो दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज कराए गए थे उसमें क्वेश्चन आया था और उसमें आपको बताया गया था। ठीक है, देखिए इसमें जो तान है उसमें ज़्यादातर जैसे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यह दो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, रूस, अजरबैजान, ईरान, इसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक, इसमें उज्बेकिस्तान जो है और तुर्की, इन दोनों की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ठीक, रूस और ईरान, इसकी सीमा लगती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 और 3, ऑप्शन डी। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसमें से आपको बताना है कौन से देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। कौन से देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। देखिए इसमें अगर हम बात करें, जापान, इसका आर्कटिक जो क्षेत्र है यह बहुत दूर है उससे, तो इसका कोई संबंध नहीं। और जो यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, ये भी आर्कटिक जो परिदृश्य है, जो आर्कटिक क्षेत्र है उससे दूर है। बाकी जो डेनमार्क हो गया, रशियन फेडरेशन और अमेरिका, इनकी सीमा आर्कटिक क्षेत्र से लगती है। तो ये जो देश हैं वो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गठन भी पूछ सकता है कि आर्कटिक काउंसिल जो है इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1996 में। 1996 में इसका गठन किया गया था ओटावा घोषणा के माध्यम से। और इसमें जो है अमेरिका है, रूस है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा, कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। और ये भी याद रखिएगा, ज़्यादातर वही देश इसके, ज़्यादातर क्या सभी वही देश हैं इसके सदस्य जिनकी सीमा कहीं ना कहीं आर्कटिक जो क्षेत्र है उसको स्पर्श करती है, उससे साझा करती है। ठीक है, तो 8 देश इसके सदस्य हैं। 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और 8 जो देश हैं वो कौन कौन से आपको बता ही दिया गया है, अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन
भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है, 51 का, ठीक है। और ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? नगर पंचायत, राज्य विधानमंडल, ओएनजीसी या फिर उच्च न्यायालय। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 की बात करें, इसके तहत राज्य के दायरे में जो उच्च न्यायालय है वो नहीं आता है। इसकी परिभाषा अशोक रूपा हुर्राबाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसमें जो है जैसे जो राज्य के या कह सकते हैं केंद्र के नियंत्रण में जो संस्थाएं वगैरह हो गई, जो जैसे जो भी संस्था, जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, ठीक है, सरकारी उपक्रम है, या फिर से उसके साथ साथ भेल गेल ये जो हो गए, ठीक है, उसके साथ साथ जो भारत सरकार और किसी प्राइवेट फॉर्म के पार्टनरशिप से चलाया जा रहा है वो भी राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें जो होल्डर है, जो शेयर होल्डर आपका भारत सरकार भी है, इसलिए वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अशोक रूपा हुर्राबाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि कौन कौन से क्षेत्र राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 में किया गया है, ये भी याद रखेगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प पंचायती राज के बारे में सही नहीं है? संविधान की भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। पंचायत के गठन के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा के लिए 1955 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? देख कौन सा विकल्प सही है, अर्थात इसमें गलत पूछा है तो कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1955 में नहीं किया गया था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है, 1957 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकता है। किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। और वैसे देखा जाए तो दूसरा भी आपका गलत होगा। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थोड़ी होता है प्रधानमंत्री जो है। वैसे देखा जाए तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वह जो उसका संसद है, लोकसभा जो है, लोकसभा में मतलब जब तक उसका बहुमत है तब तक वो बना रहेगा। तो बहुमत पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास बहुमत है तो उसे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है। अच्छा मान लीजिए वर्तमान समय में अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, प्रधानमंत्री को अगर राष्ट्रपति वर्तमान समय में हटाना चाहे तो क्या वो हटा सकती है? नहीं हटा सकती हैं, क्योंकि फुल मेजोरिटी जो है लोकसभा में है उसके पास, ठीक है। तो इसलिए जो है देखा जाए तो प्रसाद पर्यंत सही नहीं होगा। बाकी यह जो है इसे कभी भी नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं हटा सकता है, ठीक है। हाँ, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है कब हटा सकता है? प्रधानमंत्री को जब लोकसभा में बहुमत या प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। और ये कहा गया कि हाँ, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो है संविधान में निश्चित नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। और यह जो है लोकसभा की जो विश्वास मत है उस पर डिपेंड करता है कि कितना इसे विश्वास प्राप्त है, कब तक विश्वास प्राप्त है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो है वैसे ठीक है। इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा आपका, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, लेकिन वैसे प्रसाद पर्यंत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विषय दिए गए हैं और अनुच्छेद दिया गया है। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। लोक सेवा आयोग के गठन की बात किसमें की गई है? देखिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। संसद का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया 239 से लेकर के 239 से 241 तक संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और संघ राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख 245 से 255, इसको भी आपको विस्तार से बताया गया है किस भाग में विधायी संबंध हैं। उसके बाद प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है, किस अनुच्छेद में है। तो जो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपका भाग 11 है, भाग 11, इसमें वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध है, विधायी संबंध, विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के
255 तक, ठीक है। उसके बाद आपका प्रशासनिक संबंध आता है। प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख किया गया है 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। फिर आता है आपका भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। और वित्तीय संबंधों का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में है? वित्तीय संबंधों का उल्लेख 268 से 293 में, 268 से 293 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया, ठीक। तो भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। भाग 12 में वित्तीय संबंध का उल्लेख है। विधायी संबंध का उल्लेख 245 से लेकर के 255 में किया गया है। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 268 से 293। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन बी, 2 1 3 4 ऑप्शन बी सही है। राज्यपाल को कितने दिन पूर्व नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती? 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या फिर 1 महीने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 2 महीने पूर्व नोटिस देकर के, ऑप्शन सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया? अनुच्छेद 120, 121, अनुच्छेद 119 या फिर अनुच्छेद 122? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 122 में, ठीक। अनुच्छेद 119 की बात करें, अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का जो विधि है, विनियमन है, उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंध की बात करता है। और अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित करता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला और तीसरा था, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों ऐसे कैसे आ सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति हैं, दोनों मुस्लिम, दोनों जो है मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों लोगों की जो मृत्यु है यह इनके कार्यकाल के दौरान में हुई थी, कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों के अतिरिक्त 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कुल 4 सदस्य होते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या कह रहा है? अध्यक्ष एवं 5 सदस्यों के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य होते हैं। और इसमें कह रहा है कि इसमें कुल 4 सदस्य होते हैं। तो बी या डी बताइए, इसमें गलत क्या है? डी, डी गलत है, ठीक है, डी गलत है, ठीक। बाकी चारों विकल्प आपके सही हैं। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 6 होती है, ठीक है, सदस्यों की संख्या 6 होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष दल के नेता शामिल होते हैं, ठीक है। जो जिसकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जिस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 6 होती है। और इन 6 सदस्यों की सिफारिश पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा हेतु अधिकृत नहीं करता है? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, आंतरिक अशांति। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था? यह 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और जो आपका आपातकाल है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख जो है 352 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन पूछ ले, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल अगर पूछ ले, इसका उल्लेख 360 में किया गया है। और जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी घोषणा, इसकी राष्ट्रपति द्वारा जो इसकी घोषणा करने के बाद 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमति मिलना आवश्यक है। और राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात के लिए जो मंजूरी है वो 2 महीने के भीतर मिलनी चाहिए। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए 1 महीना, इसके लिए 2 महीना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपातिक प्रातिनिधिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? यह बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है,
स्थिर सरकार बनाए रखने में कारगर है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, बहुसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका एक जो इंपॉर्टेंट लाभ हो वो क्या है? ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि किन की जो आबादी है, किन की संख्या कितनी है। ठीक है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अवस्फीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है ये ए हो जाएगा। आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो स्फीति देखने को मिलेगा, मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों के पास पैसे अधिक आएंगे, पैसे आएंगे तो लोग अधिक से अधिक खर्च करेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो स्फीति जो है एक स्वाभाविक कार्य है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था, हायक, कीन्स, हार्ट्रे या फिर हिक्स? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हार्ट्रे द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित कीजिए। कैरोटिड धमनी, बात करें अगर हम कैरोटिड धमनी की, कैरोटिड धमनी जो है यह मस्तिष्क को, ठीक है, मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। कैरोटिड धमनी जो हमारा ब्रेन है इसको ऑक्सीजेंटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है। कोरोनरी धमनी की अगर हम बात करें, यह हृदय को मतलब हृदय को प्रदान करती है, हृदय को। मेसेंट्रियल धमनी की बात करें, मेसेंट्रियल धमनी आहार नाल को शुद्ध जो रक्त है उसकी आपूर्ति करती है। रीनल धमनी वृक्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड धमनी मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, कोरोनरी धमनी हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, मेसेंट्रियल धमनी आहार नाल को, और रीनल धमनी वृक्क को। सही आंसर इसका डी है। सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? सोडा वाटर प्रकृति में कैसा होता है? सोडा वाटर की अगर हम बात करें तो यह अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही है। वायु के तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो जो ध्वनि की चाल है उसमें 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग पृथ्वी से नजर आता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेती है तथा उसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी में 80 से लेकर के 99% मीथेन होता है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, अनुवांशिकी की वह शाखा जिसमें उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च अनुवांशिकी लक्षणों के समुचित विकास विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स या फिर गायनेकोलॉजी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसे कहा जाता है यूथेनिक्स, उसे यूथेनिक्स कहा जाता है। तो सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। जापानी एंसेफेलाइटिस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जापानी एंसेफेलाइटिस के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक वायरस जनित रोग है जो अर्बो वायरस के कारण फैलता है। यह अर्बो वायरस मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। जापानी एंसेफेलाइटिस फैलाने वाला मच्छरों में धान के खेतों में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता इसमें पाई जाती है। इससे मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है। कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है सही नहीं है? देखिए, इसमें से ये मान लीजिए कि ए और बी तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? सॉरी, ए और बी तो गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? इसमें गलत पूछा है। और इसमें देखिए अर्बो वायरस, इसमें भी अर्बो वायरस दिया है कि अर्बो वायरस के कारण फैलता है, और इसमें भी दिया है कि अर्बो वायरस मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी का प्रयोग अर्बो वायरस का दोनों जगह पे किया गया, तो ये दोनों किसी भी कंडीशन में गलत हो ही नहीं सकते हैं। अब बचे 2 ऑप्शन सी और डी, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प आपको गलत है। ठीक है, और कभी कभी जो है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या करता है? घातक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गलत हो आपका बी ही है। ठीक है, ये दोनों ए सी और डी ये तीनों सही हैं, गलत जो है वो आपका बी हो जाएगा। क्योंकि जापानी एंसेफेलाइटिस जो है या वायरस जनित मच्छर, ये बात बिल्कुल ठीक है। अर्बो वायरस के कारण फैलता है, ये बात भी ठीक है। और अर्बो वायरस जो है या मादा एनाफिलीज मच्छर में थोड़ी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर में। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाता है।
मादा एनाफिलीज मच्छर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका अरबो वायरस नहीं पाया जाता है। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ही अरबो वायरस मानव शरीर में पहुंचता है और मानव शरीर को संक्रमित करता है, जिस कारण मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है और इसका सही समय पर अगर उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखिएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक, क्रोमाइड के संबंध में देखिए, क्रोमाइड लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है जो क्षारीय ऑग्नेय शैलों से बनता है या इसमें पाया जाता है। देश में लगभग 99.9% क्रोमाइड का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है जो ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट और सर्पेंटाइन जैसे जो अत्यधिक क्षारीय अग्नेय शैल हैं इनसे मिलकर के बना होता है। और क्रोमियम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वह आपका आग्नेय शैल जो है यही होते हैं। ठीक है, और भारत का मतलब 100% मान सकते हैं, 99.9% जो क्रोमियम का उत्पादन है वो उड़ीसा में ही होता है। और उड़ीसा का जो आपका सुकिंदा घाटी जाजपुर जिला है, जाजपुर जिले में जो सुकिंदा घाटी है ये इसके लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। सुकिंदा घाटी कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। वरांधता रोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुष गुणसूत्र एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। वरांधता का जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है और इसका वाहक केवल महिलाओं का गुणसूत्र होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है, कौन सा प्रभाव नहीं होता है। यह तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ा देता है, यह मानव रक्तदाब को घटा देता है, यह गर्भवती महिलाओं में भ्रूण की वृद्धि का ह्रास करता है, या हृदय गति को बढ़ा देता है। कौन सा विकल्प आपको गलत है लग रहा है, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। यह मानव रक्तदाब को घटा देता है, यह गलत है। मानव रक्तदाब को घटाता नहीं है, बढ़ा देता है, तो सब बी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। गोनेरिया रोग के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। गोनेरिया एक यौन संचारित रोग है, स्त्री पुरुष समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं। नर्सेरिया गुनेरियाई जीवाणु इस रोग का कारण है। पुरुषों के शीशन में सूजन व मूत्र मार्ग में जलन इस रोग का मुख्य लक्षण है। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। स्त्री और पुरुष समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं, ये आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, गोनेरिया जो यौन संचारित रोग है और इससे केवल पुरुष प्रभावित होते हैं या केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियां इससे प्रभावित नहीं होती हैं, तो बी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। ऑक्सीजन श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 2। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है, तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। कौन सा समानता गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस गैस का गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है जिसका उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सबसे पहले नॉर्बर्ट वीनर ने प्रस्तुत किया था। नॉर्बर्ट वीनर ने सबसे पहले साइबरनेटिक्स की परिकल्पना दी थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगर ये भी पूछ ले कि कब दिया गया था इनके द्वारा यह सिद्धांत, तो 1949 में दिया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो आपका इसमें अगर हम बात करें एक्यूमुलेटर का कार्य क्या है, यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है एक्यूमुलेटर। एक्टिनोमीटर का काम क्या है, एक्टिनोमीटर जो है यह आपके सूर्य किरण की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है एक्टिनोमीटर। एटमोमीटर यह वाष्पीकरण मापी यंत्र होता है। और बाइनोकुलर्स यह दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं, अस्थायी नहीं रहते हैं। उन तत्वों में प्रोटीन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा जो है गलत हो जाए, दूसरा गलत क्यों है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका नाभिक बल प्रतिकर्षण बल होता है, जो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिक बल होता है, यही से अधिक होता है। ऐसी स्थिति इन तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है
और ऐसे तत्वों में रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है, और इस प्रकार इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ठीक। और इसमें देखिए, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उसमें प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल है, प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक होता है। याद रखिएगा, प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक होता है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों से बचाने वाला वड़क को क्या कहा जाता है? जो वनस्पति हैं उनको परावैंगनी किरण से जो बचाता है वो आपका फाइकोसाइनिन है। क्या है? फाइकोसाइनिन। ठीक है, बाकी लाइकोपिन की बात करें, यह एक वड़ी लवक है जो टमाटर में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। इसी के कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन यह मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है, गाजर में। और बीटानिन की बात करें तो यह पाया जाता है किस में? चुकंदर में, चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। गहरा जल सदैव शांत होता है, वह द्रव स्थैतिक दाब अधिक होती है। वहां पर द्रव स्थैतिक दाब अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, गहरा जल सदैव शांत होता है क्योंकि गहराई बढ़ने पर वहां का जो द्रव स्थैतिक दाब है वो अधिक होता है, और बर्नौली प्रमेय के आधार पर इसको बताया गया था, इसको समझाया गया था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? इनको अवरोही क्रम में लगाना है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका वाराणसी आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर संत रविदास नगर। ठीक है, सही आंसर इसका टी हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। वाराणसी की बात करें, वाराणसी का है 1535 वर्ग किलोमीटर, 1535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो इसका 1442 वर्ग किलोमीटर है, 1442। बागपत नगर की बात करें इसका 1321 वर्ग किलोमीटर है, और संत रविदास नगर की बात करें तो इसका 1055 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है महोबा में। ऑप्शन ए इसका सही है, महोबा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम है। इसके पहले देखिए जो प्रैक्टिस सेट कराया गया था जिसमें यूपी स्पेशल जनगणना से रिलेटेड जो करंट अफेयर मतलब और करंट अफेयर और यूपी स्पेशल जनगणना वाला जो कराया गया था प्रैक्टिस सेट, उसमें इसको डिटेल में जनगणना को डिस्कस किया गया है। तो वो वाला आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिएगा। इसके पहले वाला शायद टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा स्त्री साक्षरता के हिसाब से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, देखिए बात करें अगर लक्षद्वीप की, इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम है, तो ये आपका लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कितना है? यहाँ पे 87 है। ठीक है, 87.9 है, लेकिन 87 याद रखिए। ठीक है, बाकी चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में कितना है? चंडीगढ़ में 81 है, 81.2%। और जो आपका दमन दीव है, दमन दीव में साक्षरता है 79.5%। पुदुचेरी में साक्षरता कितना है? पुदुचेरी में साक्षरता 80.7 है, 80.7। सबसे अधिक लक्षद्वीप में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही है। ये देखिए, ये कुछ है जो शास्त्रीय भाषाएं हैं और इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था उसे आपको सम्मिलित करना है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, तेलुगु को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था यह 2008 में दिया गया था। ठीक है, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में दिया गया था, और उड़िया को जो है 2014 में दिया गया था। सबसे पहले पूछ ले कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया था, तो वो आपका तेलुगु है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसका जो सही आंसर है, वो आपका 3 2 4 1 ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 4 1। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? गुजरात का लोक नृत्य है, लोक कला है साथिया, मध्य प्रदेश का कलमकारी है, उड़ीसा का पटचित्र है, और बिहार का मधुबनी है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ये भी क्वेश्चन इसके पहले कराया जा चुका है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कलमकारी की अगर हम बात करें कहाँ से संबंधित है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तो भी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। कालाकोट कहाँ पे है? कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कालाकोट है यह आपके पुदुचेरी में स्थित है। बाहुर कहाँ पे? बाहुर है कालाकोट जम्मू कश्मीर में, या कालाकोट जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बाहुर है पुदुचेरी में। और बरकला की बात करें, बरकला कहाँ पे? बरकला आपके केरल में, और उमरसार है गुजरात में, उमरसार गुजरात में है। सही आंसर 4 हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक। तो याद रखिएगा, कालाकोट है जम्मू कश्मीर में, बाहुर है पुदुचेरी में, बरकला है केरल में, और उमरसार गुजरात में है। ऑप्शन है इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कुछ मुख्य नाट्य संस्थाएं और जिला दिया गया। स्वास्तिक जो है यह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? स्वास्तिक की बात करें या मथुरा स्वास्तिक, और श्रीनाट्यम वाराणसी, यायावर की बात करें या जो है लखनऊ, और रूपांतर गोरखपुर। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2। कौन सा एक शाकनाशक उदाहरण है? कौन एक शाकनाशक का उदाहरण है? इसके द्वारा जो है शाक का नाश होता है? आपका सोडियम क्लोरेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवार जो है इनको नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोरेट हो गया। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इंसुलिन की अगर हम बात करें, इंसुलिन में क्या पाया जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। एंजाइम्स में क्या पाया जाता है? सभी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन ही तो होते हैं। स्मरण क्षमता किससे बढ़ती है? स्मरण क्षमता की अगर हम बात करें तो सेरिब्रम, जो स्मरण क्षमता है सेरिब्रम के द्वारा होता है, और यूरिया का संश्लेषण यकृत करता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन बी। ऐसे उद्योग जिनके लिए परिवहन लागतों का कोई महत्व नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में स्थापित हो सकते हैं, ठीक है, कहीं भी, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया। और फुटलूज उद्योग मतलब वही हो गए हैं जैसे परिधान निर्माण वगैरह हो गया, या फिर से अन्य जो कुछ प्रोडक्ट हैं, और अन्य जो जैसे होते हैं जो फुटलूज उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे पदार्थ जो अब हरासी होते हैं, ठीक है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर लेकर जाना है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसके भार में कुछ कमी होगी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आएगी। तो ऐसे उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पे की जाती है जहाँ पे इस उत्पादन ये जो प्रोडक्ट है जिससे इसका उत्पादन हो रहा है वो उपलब्ध है। बाकी फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसके लिए जो इसके सामान की आवश्यकता है, जिससे इसका निर्माण किया जा रहा है, उसमें कोई भी हरास नहीं होता है, चाहे उसका ट्रेवल जो है कहीं से कहीं करना हो, तो वो आपके फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया था? इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर ने दिया था। लैफर वक्र के माध्यम से इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि कर के दर को न बढ़ा करके कर के दायरे को बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर का दर अगर आपका 10 रुपये लगाए हैं, 10 रुपये है, ठीक है, आयकर जो है 10 रुपया है, तो आयकर को कम करके आप 5 रुपये कर दीजिए या फिर 6 रुपये कर दीजिए, और 10 रुपया जो 15% लोग आयकर दे रहे थे इसके दायरे को बढ़ाइए, और कोशिश करिए कि जो 15% लोग पहले 10% आयकर दे रहे थे यह अब 30% लोग दें, 25% लोग दें। इससे क्या होगा? इससे कर में जो है वृद्धि होगी और इसका दायरा भी कम होगा, मतलब दायरे में वृद्धि होगी, दर कम होगा। इससे क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाएंगे, और जब दर कम होगा तो लोग चोरी कर नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है कि टैक्स को छुपाने के लिए बहुत ही एक्टिविटियां वगैरह की जाती हैं, तो अगर कर का दर कम रहेगा तो लोग टैक्स नहीं छुपाएंगे, ईमानदारी पूर्वक कर जमा करेंगे, ठीक है। तो यही इन्होंने सुझाव दिया था कि कर के दायरे को बढ़ाया जाए, कर के दर को कम किया जाए, ठीक है। और बाकी जीरो बेस बजटिंग की बात किसने की थी? जीरो बेस बजटिंग की बात की थी पीटर पियर ने। निर्धनता का दुष्चक्र जो सिद्धांत है यह दिया गया था रेगनर नक्स द्वारा। और असंतुलन विकास का सिद्धांत दिया था हार्समैन ने। असंतुलन विकास का सिद्धांत, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 2 1 3 4।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं और चित्र दिया गया है। ख्याल नृत्य की बात करें, ख्याल नृत्य मनाया जाता है या किया जाता है आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, कठफोड़वा या पूर्वांचल वाले क्षेत्र में। मयूर की बात करें या आपके ब्रज क्षेत्र में, और जोगिनी अवध क्षेत्र में। इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड मिलाइए। वैदिक शब्द और अर्थ दिया गया। कुसीद मतलब क्या होता है? कुसीद मतलब होता है ऋण, कुसीद मतलब होता है ऋण। औरित्र कहा जाता है किसको? पतवार को, पतवार को औरित्र कहा जाता है। और स्पष्ट कहा जाता है गुप्तचर को, गुप्तचर को वेकनाट सूदखोर को कहा जाता है। इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था, वो शासक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा वो आपका FST फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक। ठीक। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। इस रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य पड़ते हैं? कुल कितने राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में देखिए। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। और आपको बताना है इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इसे 2001 में प्रारंभ किया गया था। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा सुषिमा। सुषिमा यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म। बाकी अखोटास, क्यूराइल और हम्बोल्ट ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यपाल की ये जो शक्ति है यह कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूबारी मामला 1960, शंकरी प्रसाद मामला 1952, गोलकनाथ 1967 और केशवानंद 1973। आपको बताना है किस मामले में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कौन सा मामला प्रस्तावना से संबंधित है? कौन सा मामला प्रस्तावना से संबंधित? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 और 4, बेरूबारी और केशवानंद भारती। ठीक है, देखिए बेरूबारी 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन शर्त यह है कि इसके मूल ढांचे, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तावना से जिनका संबंध है वो आपका बेरूबारी है और केशवानंद भारती है। विभागीय और स्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सभापति के द्वारा होता है। अस्थायी समितियों के सदस्य मंत्री होते हैं। अस्थायी समिति के गठन से लेकर के समिति के कार्यकाल 2 वर्ष तक होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। और देखिए जो समितियां होती हैं अस्थायी और अस्थायी, इनके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। कौन कितनी समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका सदस्य होता है, कितने सदस्य किससे होते हैं, कितने सदस्य कितने होते हैं, कौन सी समिति पहले आती है, कौन बाद में आती है, इन सब को डिटेल में डिस्कशन इन सब का किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसमें गलत पूछा है वो आपका 2 और 3 गलत है। ठीक है, मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष नहीं 1 वर्ष का होता है। ठीक है, किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता, किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्णय होता है किसके माध्यम से? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो होता है चालू खाते के माध्यम से। 1 मिनट, देखिए इसमें जो आपका है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपका समितियां दी गई हैं अस्थायी समितियां, वैसे तो 1 वर्ष के लिए इनका होता है, लेकिन अगर यह किसी विशेष परिस्थिति में इसका गठन किया जाता है अस्थायी समितियों का, मान लीजिए कोई किसी मामले की जांच करनी है, ठीक है, या किसी की समीक्षा करनी है, तो उसके लिए किसी समिति का गठन कर दिया गया। और इसका कार्यकाल कब तक होता है? इसका कार्यकाल होता है जब तक कि इस समिति द्वारा, ठीक है, ये जो संगठन है या फिर ये जो समुदाय है, इसके बारे में पूरी जानकारी न जुटा करके रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता है, तब तक के लिए इसका क्या होता है? इस समिति का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, प्रजाति का निवास क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो, जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है?
गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। इसमें जो है प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए, इसका जो क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ठीक, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। व्यापार विवाद की स्थिति में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। आपको पता नहीं कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। राजा अग्निमित्र की कहानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें विदिशा की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के प्रेम स्टोरी का, इसमें लव स्टोरी का उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है। राष्ट्रकूट दंतिवर्मन, दंतिवर्मन जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मूलराज प्रथम कुषाण वंश का, वासुदेव कंड वंश का और नन्नुक चंदेल वंश का। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। मूलराज प्रथम या कुषाण वंश का शासक नहीं था। ठीक है, मूलराज प्रथम की अगर हम बात करें, यह चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः कानपुर नगर और लखनऊ है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। बुध यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बृहस्पति उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र इसका कोई उपग्रह नहीं है और मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। शुक्र जिसे भोर का तारा कहा जाता है और साँझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, शुक्र जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा क्या कौन सा विकल्प गलत है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और बात करें, बुध या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और एक सेकेंड, देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है आपका। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता था। यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला है। ठीक है, ये देखिए ये आपका शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। गलत यहाँ पे ये शुक्र नहीं होना चाहिए, बुध होना चाहिए। ठीक है, बुध होना चाहिए। ठीक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। सहकारी संघवाद को बढ़ाने की बात बिल्कुल ठीक है। ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने की बात भी ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना ये भी सही है। लेकिन जो है करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात यह नीति आयोग नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिए गए और किसके लिए प्रसिद्ध है उसे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर बेलफास्ट, बात करें अगर बेलफास्ट की, बेलफास्ट यह उत्तरी आयरलैंड में स्थित है। लियोन्स कहाँ पे है, लियोन्स है फ्रांस में। मूरलैंड जो है यह कहाँ पे है, मूरलैंड आपके यूके में है और एटवॉप है बेल्जियम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 2 1 3 4 ऑप्शन सी। अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है नोस्ट्रो अकाउंट, इसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है क्या, ये आपको बताना है। देखिए इसे कहा जाता है फ्लोटिंग स्टॉक। ऑप्शन भी हो जाएगा, फ्लोटिंग स्टॉक। निम्नलिखित लार ग्रंथियों में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, कुछ योजना है और इसके लागू होने का जो क्रम है, वर्ष है, उसे सम्मिलित करना है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2018 को। सागर मित्र योजना का शुरुआत 1 फरवरी 2020 को किया गया था। भारतमाला परियोजना का शुरुआत किया गया था 27। देखिए भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 और सागरमाला, ठीक है, सागरमाला परियोजना जो है, सागरमाला परियोजना 25 मार्च और भारतमाला जो है 24 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक,
समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को। ठीक है, 25 मार्च 2015 को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम लागू किया गया था 2004 में। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? संविधान का अनुच्छेद 213, इसके अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताइए कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि यह जो समय है यह 6 माह नहीं 6 सप्ताह है। ठीक है, 6 सप्ताह है। तो सी बी आपका गलत हो जाएगा, अर्थात दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है? वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बलात् श्रम, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 47 में किया गया है, अनुच्छेद 47 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख किया गया किसमें? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। और अपराध के लिए जो दोष सिद्धि है यह अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, अपराध के लिए दोष से सिद्धि 22 में है। ठीक, 22 में। और बलात् श्रम की बात करें, इसका जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 23 में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ समिति आयोग दिया गया और इसका कार्य दिया गया। खुसरो समिति का कार्य क्या था? खुसरो समिति का जो गठन किया गया था कृषि शाख में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। गोस्वामी समिति का गठन औद्योगिक रोगड़ता से संबंधित सुझाव देने के लिए। जानकी रमन समिति का गठन प्रतिभूति घोटाला की जांच करने के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति का गठन वित्तीय सुधार के लिए किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? ब्राह्मण, आरण्यक, वैदिक संहिताएं और उपनिषद। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसमें आ जाएगा सबसे पहले आपकी वैदिक संहिताएं आ जाएंगी, फिर आ जाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, उसके बाद आरण्यक आ जाएगा, फिर आपका उपनिषद आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। 3 1 2 4। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 21 से लेकर के 23, इसके बारे में देखिए। जुलाई 2011 में इस नीति का अनावरण किया गया। इस नीति के तहत राज्य में कुल प्रजनन दर TFR 2035 तक कम करके 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2001 करने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक, 2026 तक। और 2035 तक अगर हम बात करें, 2035 तक नहीं बल्कि 2030 है, 2030 तक इसे करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और 2.1 2026 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या के मामले में प्रथम जो 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे जनजातियाँ पाई जाती हैं उसे क्रम से लगाना है। देखिए इसका जो है सबसे अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प है सुमिलित नहीं है? आयम चोलकालीन कर है, आयम यह राजस्व कर है। मरमज्जादी उपयोगी वृक्ष कर है। कड़मय है सुपारी के बगान पर कर। और मनईरे है व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कर। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मनईरे की बात करें यह गृह कर होता था, गृह कर। तो डी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। कल्हड़ कृत है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी। इसके बारे में देखिए, सर्गों में विभक्त, सर्गद और राज तरंगड़ी कितने सर्ग में विभक्त है और कितने भाग में, कितनी भाषा में यह लिखा गया है आपको बताना है। कल्हड़ द्वारा जो रचित राज तरंगड़ी की अगर हम बात करें तो यह जो है 8 वर्गों में या 8 सर्गों में यह विभाजित है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयुक्त होने वाले जो रसायन है कौन सा है? इसके लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जिसे जिप्सम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को जिप्सम कहा जाता है। इसका अगर मान लीजिए रासायनिक सूत्र पूछ ले, CaSO4 × 2H2O होता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। मदिरा द्वीप कहाँ पे है? मदिरा द्वीप जो है यह कैरिबियन सागर में स्थित है।
सेंट हेलेना ये आपके बाल्टिक सागर में स्थित है, बाल्टिक सागर में। जावा द्वीप कहाँ पे है? जावा द्वीप जो है सूलू में है और जंजीबार है अरब सागर में। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है? मॉलिब्डेनम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ पे है? क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है बताना है। यह जो है आपके अमेरिका में है, अमेरिका में है। उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश में कुएं द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई है गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लालिना एक प्रतिसागरी धारा है जो उत्पन्न होती है कहाँ पे? लालिना यह दक्षिण प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दक्षिण प्रशांत महासागर में। मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र में किस भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? देखिए इसके बाद अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्थानीय जनता के हितों की रक्षा, बात भी ठीक है। राज्य द्वारा इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। इन दोनों आधारों पर सीमित किया जा सकता है। जैसे आप किसी राज्य में जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण करना ये मेरा अधिकार है, मूल अधिकार है, तो इस पर जो है इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आपके जाने से हो सकता है कि वहाँ की जो कोई विशेष कम्युनिटी, कोई जनजाति रह रही हो, उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। या फिर स्थानीय जनता के हित की जो संरक्षण है, उसके हितों की संरक्षण करने के लिए आपके जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक। तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ संगठन और स्थापना वर्ष दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब किया गया था? विश्व आर्थिक मंच का स्थापना हुआ था 1971 में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना किया गया था 1966 में। विश्व व्यापार संगठन 1995, ओपेक 1960। इसका जो सही आंसर वो आपका ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसका नाम बदल करके बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया था। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज नाम रखा गया था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, जिसका स्थापना 1884 में हुआ था। याद रखिएगा, स्थापना हुआ था 1884 में, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और महादेव गोविंद रनाडे और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के इसका स्थापना किया था, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें, जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से पुणे में इसका स्थापना किया था, और यही आगे चल कर फर्ग्यूसन और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन सी, ठीक है। अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में कौन सा विकल्प एक सही नहीं है? चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके लिए केवल लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का नहीं, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वे प्रत्याशी विजयी घोषित किए जाते हैं जिसे इसका सही आंसर क्या है? जिसे अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में जो प्रचलित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं छोटे स्तर पर देखिए, कहीं ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत में मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में सब किसी को 10 वोट मिला, किसी को 12 वोट, किसी को 15, जिसको और एक को 16 वोट मिला। तो जिसको 16 वोट मिला है वो विजयी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक वोट इसी को मिला है। तो इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। जिसे सबसे अधिक मत मिलता है वही विजयी घोषित होता है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका एक उदाहरण सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है, जो सौर्य प्रकाश आता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं ना, आ जाता है। तो जो आपकी विकिरण है, और यह विकिरण के माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आदमगढ़ बागौर नामक पूरा स्थल के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह दोनों पूरा पाषाणकालीन स्थल है और यह दोनों मध्य प्रदेश राजस्थान में है, और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी है, केवल दूसरा सही है, ठीक है। आदमगढ़ राजस्थान के बागौर नामक स्थान पर मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान पर पाषाण काल के पुरास्थल मिले हैं। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जबकि चिराद बिहार जो है यह एक नवपाषाणी का स्थल है, और यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो इसमें पूछा क्या सही, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी यह पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, यह जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ हड्डी के उपकरण नहीं मिले। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? हड्डी के उपकरण पाए गए हैं चिराद जो छपरा बिहार जिले में स्थित है, छपरा जिला बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना घटित हुई? ब्लैक होल जो ट्रेजेडी है, यह कब हुआ था, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका
डी हो जाएगा सिराजुद्दौला के समय। निम्नलिखित में से किस एक आयोग की किस एक आयोग के सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष का स्थापना किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल कोष का स्थापना किया गया था, किसकी सिफारिश पर किया गया था आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर 1880 में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए, जो अकाल उस समय आया था उसकी जांच करने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल का मुख्य उद्देश्य था मजदूरों, किसानों तथा अन्य जो श्रमजीवी वर्ग हैं उसमें बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका अनुवाद फैजी ने किया था फारसी भाषा में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और लीलावती की अगर हम बात करें, यह गणित खगोल शास्त्र से रिलेटेड पुस्तक है। राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय जो है यह ऋणात्मक में हो। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। तकनीकी हस्तांतरण का विधियां क्या है? संयुक्त उद्यम, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग या फिर टर्नको की कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आगरा जो कृषि निर्यात जोन है, आलू का कृषि निर्यात जोन आगरा में है, आम का लखनऊ में है, संतरा का सहारनपुर में। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, और सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर का जो निर्यात जोन है ये भी आपका आम है। ठीक है, संतरा नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है, ये दोनों में समान पिरीमिडीन होती है, दोनों में समान शर्करा होती है, दोनों गुम्फित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। कौन सा विकल्प सही है? इन दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। एसडीआर को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एसडीआर का जो मूल्य है निर्धारित 6 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। देखिए एसडीआर की अगर हम बात करें, एसडीआर का जो निर्धारण है 5 मुद्राओं के आधार पर होता है, न कि 6 मुद्राओं पर। यह 5 मुद्राएं कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो और रेनमेनबी। यूरो है यूरोपीय यूनियन का, और रेनमेनबी या जो आपका चीन की मुद्रा है। ठीक है, इसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति कहाँ स्थित है? अभिनय ज्योति जो है यह वाराणसी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR 2.4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने 1 से लेकर के 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर भी है। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है? राशि चक्र गुफा किस गुफा को कहा जाता है? ये कहा जाता है गुफा संख्या 17 को राशि चक्र गुफा कहते हैं। ठीक है, राशि चक्र गुफा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? उच्च फसल परियोजना निदेशालय और स्थान, DRR हैदराबाद में है, DWR है जयपुर में, DPR है कानपुर में और DMR है नई दिल्ली में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा DWR। ठीक है, डायरेक्ट ऑफ वीट रिसर्च जो है यह जयपुर नहीं बल्कि करनाल में है, करनाल हरियाणा में। DRR की बात करें, DRR डायरेक्ट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, और DMR डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। और DPR की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये आपके कानपुर में है। इसमें गलत जो है वो बी है। अप्रैल 2025 में भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 51.06 मेगावाट तक पहुंच गई, और इसके बाद भारत विश्व का कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत चौथा देश बन गया है। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर राज्य में के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। यह हमला किस घटना, यह हमला जो हुआ था किस घाटी में हुआ था ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैसरन घाटी में। ठीक है, यह घटना जो है बैसरन घाटी में हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में स्थापित करने की घोषणा की गई है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, AIKEYME 2025 का संबंध किसके साथ है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें
यह जो है अफ्रीका और भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक, समुद्री अभ्यास है और पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो आयोजन है तंजानिया के दारुसलाम में किया गया था, तंजानिया के दारुसलाम में। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। इन्हें निम्नलिखित में से किस वर्ष, इसमें कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। कौन सा सम्मान? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए इसमें वैसे भी आप कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हैं, क्योंकि आप नीचे से ही ऊपर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पद्मश्री नहीं मिलेगा, सीधे पद्म भूषण मिल जाएगा या पद्म विभूषण मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हें भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी ये तीनों पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। ठीक है, अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु सी टॉप 100 में, टॉप 100 की विद्यालय सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो आपका सिंहुआ यूनिवर्सिटी है चाइना का, या पहले नंबर पे है, ना कि पेकिंग। ठीक है, तो जो सिंहुआ यूनिवर्सिटी है यह पहले नंबर पे। ठीक, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं। भारत में वर्ष 2025 में दोनों यूनेस्को जियो पार्क घोषित किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए भारत में अभी तक कोई भी यूनेस्को जियो पार्क नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस देश के प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस देश का है? देखिए यह पुरस्कार जो है यूके, ब्रिटेन का पुरस्कार है, जिसे सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और नियुक्ति दी गई है। आलोक जोशी यह अध्यक्ष बने हैं एनएसएबी का, एनएसएबी आलोक जोशी को बनाया गया है। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को बनाया गया। आशुतोष दीक्षित की बात करें तो यह जो है प्रमुख बने हैं किसके? CISC के प्रमुख बने हैं। और जो आपके कमला प्रसाद विशेषर हैं यह प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर रहे थे। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। श्रीलंका में 2 रेल परियोजना का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के मित्र भूषण मेडल से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PMMY के 10 वर्ष पूर्ण होने की योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। और बताना है कि इसके अंतर्गत जो ऋण मुहैया कराने के अंतर्गत 3 जो राज्य हैं वो कौन है, टॉप 3 राज्य। देखिए वो आपके तमिलनाडु है पहले नंबर पे, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मंडुआडीह अभ्यारण्य भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बना है। यह किस राज्य में स्थित है? मंडुआडीह अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए मंडुआडीह अभ्यारण्य जो है यह झारखंड में है। मंडुआडीह अभ्यारण्य झारखंड में है, जो भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 के बारे में देखिए। अप्रैल 2025 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेनाओं के बीच में किया गया। इसका आयोजन असम के जोरहाट में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 इसका आयोजन जो है, एक सेकेंड, युद्ध अभ्यास इंद्र जो है यह भारत और रूस की वायुसेना नहीं नौसेना के द्वारा किया जाता है, नौसेना द्वारा। और इसका आयोजन असम के जोरहाट में नहीं हुआ था बल्कि चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलिएंट एंड ओपन। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं है। अप्रैल 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है।
सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अप्रैल 2025 में प्रारंभ भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और विश्व विरासत दिवस। कौन इसमें से बताना है कि अप्रैल महीने में कौन नहीं मनाया जाता है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अप्रैल महीने में नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 मई को, 10 मई को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों जो है सही है, बी गलत है। ठीक है, अप्रैल 2025 निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 154वां देश बन गया है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर कह रहे बांग्लादेश। अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन है? सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत जो है पांचवें नंबर पे। ठीक है, भारत 5वें नंबर पे है। ठीक, भारत 5वें नंबर पे आ चुका है, तो सही आंसर इसका जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य का है चपाता मिर्च? है तेलंगाना का, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी देखिए, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 डे आपका 1 दिन के लिए जो ऑफर है वो आपको दिया जा रहा है, बस आज के लिए। ठीक है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, उन्हें मतलब भारी छूट दी गई है, और वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।